हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल से होंगे। और एडिटोरियल की क्लास आ गई है। नए उद्यमों के समक्ष चुनौतियाँ। जो नए कारोबार शुरू हो रहे हैं उनके सामने क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। एक छोटी सी थीम रहेगी कि अपने इंडिया में ना जो जीडीपी है वो विनिर्माण, सेवा के क्षेत्र और उद्योग का क्षेत्र। सेवा के क्षेत्र में तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन विनिर्माण के क्षेत्र में इतना नहीं कर पा रहे जितना होना चाहिए। तो उसी विषय को लेकर इसमें पूरी चर्चा की जाएगी कि सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि मेड इन इंडिया के तहत लोगों को रोजगार मिले, और काफ़ी खादी ग्राम उद्योग और जिला उद्योग के द्वारा सहयोग भी दिया जाता है और सब्सिडी पर दिया जाता है, लेकिन वो स्टार्टअप सक्सेस नहीं होते हैं। इनके पीछे रीज़न ये है, एक तो कोई भी प्रोजेक्ट चालू किया तो उसकी लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी कठिन है, उसको थोड़ा लचीला करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि कई प्रकार की बाधाएं आती हैं जिससे लोग इतना नहीं कर पाते हैं। और पर दूसरा तकनीकी के अभाव में, जैसे कि जो डेवलप कंट्रियाँ हैं उनके पास क्या संसाधन है, बहुत अच्छे मशीनरी है ना, और सुविधाएं हैं, और उनके पास फंड भी पर्याप्त मात्रा में है जितना उनको नीड रहता है। तो उसी विषय पर चर्चा होगी पूरा। ये अजय जोशी जी का पूरा एडिटोरियल है। और हाँ, ठीक है। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस तरह अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से उपक्रम पीछे रह जाते हैं। हमें स्टार्टअप चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, निरंतर बनी रहती है। क्योंकि कार्यशील पूंजी, जैसे कोई भी कच्चा माल आप खरीदेंगे, फिर वो मार्केट में चला जाएगा, फिर इसके बाद फिर दूसरा माल हो सकता है एकदम से आपको उतना पैसा ना मिल पाए। जो आपने माल तैयार किया है तुरंत तो नहीं सेल हो पाता ना, उसको लोग आजकल यहाँ पर रहता है कि उधारी वाला सिस्टम रहता है और वो उधार हो जाता है पैसा, है ना। तो ये कार्यशील पूंजी होती है। जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल तैयार किया, रॉ मटेरियल तो से आपका माल तैयार हो गया, इसके बाद फिर आपको माल चाहिए, तो ये कार्यशील पूंजी होती है, ठीक है। और स्थायी पूंजी वो होती है, जैसे हमने मशीनरी जो खरीदी है, जैसे कोई भी आप स्टार्टअप खोलते हैं उसकी मशीनरी स्थायी पूंजी के रूप में होती है, और कच्चा माल हमारा ये कार्यशील पूंजी के रूप में होता है। ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये इकोनॉमी का पार्ट्स है, और इसको हम अच्छे से समझेंगे। और स्टार्टअप चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, निरंतर बनी रहती है। अधिकांश स्टार्टअप के शुरुआती चरण में उनके संस्थापकों को भी अपनी बचत लगानी पड़ती है। और उन भाई कोई भी काम करता है तो अपने फ़ायदे के लिए करता है, तो उनको बचत का भी अपना एक आंकड़ा लगाया जाता है। युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाने तथा उनको स्वरोजगार से जोड़ने की दृष्टि से स्टार्टअप उपक्रमों का महत्वपूर्ण भूमिका है। ये उपक्रम ऐसे उत्पाद या सेवा प्रदान करते हैं जो कि आमतौर में बाजार में उपलब्ध नहीं है ना। ये नई तकनीक तथा अन्वेषण के साथ में कारोबारी ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसी इकाई शामिल की जाती है जो भारत में 5 वर्ष से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं है, जिसका सालाना कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। यह मतलब छोटे छोटे उद्यम इकाई प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा के प्रेरित नए उत्पादों की सेवाओं, नवाचार, विकास, विस्तार या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र हैं, कोई किस क्षेत्र में काम करता है स्टार्टअप, कोई किसी क्षेत्र में काम करता है। पिछले कुछ वर्षों में स्टार्टअप कार्यक्रमों का विकास और विस्तार तेजी से हुआ है। हालांकि जब से मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ऐसे कई प्रयास गवर्नमेंट की योजनाओं के द्वारा किए जा रहे हैं, है ना, और लोग प्रेरित भी हो रहे हैं।
देश मजबूत तभी होगा जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम निर्यात करेंगे, अपने देश में उत्पादन ज़्यादा बढ़ाएंगे ना, तभी ये सब कुछ संभव होगा। हालांकि स्टार्टअप की अवधारणा लगभग 15 वर्ष पहले से प्रचलन में आई है, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से इन कार्यक्रमों ने रफ्तार पकड़ी है। जब गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी उन्होंने भी प्रयास किया है इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थोड़ा ये गेट बंद कर दो, आवाज़ आ रही है। काफ़ी तेज़ हो गई है। सरकार ने इनको बढ़ावा देने के बहुत से उपाय भी किए हैं, जिनमें प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पादों का परीक्षण करने और बाजार में प्रवेश हेतु मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसी योजनाएं बनाई हैं। नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास और योगदान करने के उत्कृष्ट स्टार्टअप पुरस्कृत भी किए जाते हैं। जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा व्यापार स्टार्टअप करते हैं, उनको कई बार रोजगार के क्षेत्र में सम्मानित भी किया गया है। सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है कि उन्होंने रोजगार दिया, क्योंकि हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगार, है ना। उसके लिए भी एक विकल्प है। देखो, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो सबके लिए कुछ ना कुछ रोजगार के संसाधन, और वो सिर्फ एक ही विकल्प है, सेवा का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र। जब उद्योग ज़्यादा लगेंगे, व्यापार होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में विनिर्माण कार्य करेंगे, और जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम विदेशों में भेजेंगे, तो विदेशी मुद्रा भी हमारे देश की विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, जिससे हमारा देश मजबूत होगा, ठीक है ना। देश के पास संसाधन होगा। जब हमारा देश उत्पादन अधिक करेगा तो टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जब मिलेगा तो गवर्नमेंट जन कल्याण के लिए कार्य भी अधिक से अधिक कर पाएगी। और कल्याणकारी योजनाएं भी, कोई भी सरकार हो, मतलब सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कोई भी सरकार होगी, जब उसके पास फंड होगा तभी वो देश और समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं कर पाएंगे। जैसे कि हमारा आप देखते हैं कल्याणकारी सड़क बनाना, अस्पताल में फ्री सेवाएं देना, ठीक है ना, और गरीबों के लिए आवास की सुविधा कराना, और जो पिछड़े समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार कल्याणकारी योजनाएं ऐसी चलाती रहती हैं, ठीक है। वो फंड सब हमारा टैक्स से आता है। उसके लिए हम लोगों को और भी क्रिएटिव सोचना चाहिए, और हमें देश के लिए ऐसा प्रयास करना चाहिए, ठीक है ना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत 2022 में कुल 26,522 स्टार्टअप पंजीकृत हुए थे। ये पूरा रिकॉर्ड रहता है, पूरा जो है ये रिकॉर्ड रहता है उद्योग विभाग में, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी वो होते हैं। लेकिन थोड़ा ये प्रक्रिया है ना, जो कुछ लाइसेंस वाली, जैसे फूड प्रोटेक्शन के क्षेत्र में जाइए, फूड जैसे चिप्स बनाने का एक कोई प्लांट डालना चाहता है, उसके लिए लैंड की समस्या है, उसका कनेक्शन, बिजली कनेक्शन का बहुत बड़ा लंबा रोल रहता है, ठीक है। और एक माहौल देना, अब जैसे मान लो किसी क्षेत्र में किसी ने खोला, वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि व्यवस्था नहीं बनने दे रहे हैं, ये सब समस्याएं आती हैं। इससे भी सरकार को, वहाँ की जो राज्य सरकार होती है, वो इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करती है, जिससे कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में अब शांति बहाल होगी तो फिर लोग कारखाना और उद्योग चला सकेंगे, है ना। तो प्रोग्रेस होगा, और जब उद्योग व्यापार होंगे तभी लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। यानी स्टार्टअप पंजीकरण में 32.6% की तेज़ी देखने को मिली। मतलब पहले से अब ये स्टार्टअप बढ़ा है, ठीक है। देश धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय अंग्रेज़ों ने इतना बुरी हालत में छोड़ा था देश को, संघर्ष करके अपने देश के तमाम लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने संघर्ष किया देश के लिए, और धीरे धीरे देश आगे प्रगति के मार्ग पर बढ़ा। हमारे देश के संविधान में इतना अच्छा बनाया गया है कि सबको अधिकार, सबको मौका, और लोकतंत्र है हमारे देश में, एक गर्व की बात है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे देश हमारा परम वैभव की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए, सभी को जाति धर्म से उठ कर के देश के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देश में इस समय लगभग 90,000 स्टार्टअप इकाइयाँ पंजीकृत हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक स्टार्टअप इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। उन्होंने 5.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया है, जो ये नया स्टार्टअप खोला है ना। और इनके उत्पादों और सेवाओं के वितरण से जुड़े असंगठित क्षेत्र में
असंगठित मतलब छोटे छोटे व्यापार जिनका बड़े स्तर पर कारोबार नहीं है, उनका अपना खुद का वो चल रहा है, असंगठित क्षेत्र है, ठीक है ना। क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टार्टअप अपने नए विचारों और उद्यमियों की कुशलता के कारण काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। जहाँ सही माहौल मिल रहा है, शांति व्यवस्था है, सारी सुविधाएं संसाधन मिल पा रहे हैं और तकनीक उपलब्ध है, वहाँ पे संसाधन ये स्टार्टअप सफल भी हो रहे हैं। स्टार्टअप अपने विचारों और उद्यमियों को कुशलता के कारण काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। पर 2008 में स्थापित क्रेड एक ऐसा है जहां स्टार्टअप इकाइयां अपने क्रेडिट के बिलों के भुगतान कर सकती हैं। इस मंच पर एक नया ढांचा बना है जहां उपभोगकर्ता को क्रेड ऐप के माध्यम से, ये क्रेड ऐप एक कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी का ये ऐप है, माध्यम से अपने बिलों का भुगतान करने और क्रेडिट सिक्के भी मिलते हैं। इन सिक्कों को बाद में कोई उत्पादन खरीदने और किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की या किसी कार्यशाला में शामिल होने के लिए भुनाया जा सकता है। मतलब एक तरह का करेंसी के रूप में इसका यूज करते हैं। और यह स्टार्टअप ग्राहकों को क्रेडिट और उत्पादों को प्रीमियम या कैटलॉग जैसी कई सेवाएं भी प्रदान करता है। हालांकि स्टार्टअप उपक्रमों के समक्ष चुनौतियों की कम नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्योग एवं व्यापारिक अनुभव प्रदान करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से उपक्रम पीछे रह जाते हैं। स्टार्टअप चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। अधिकांश स्टार्टअप की शुरुआत उनके संस्थापकों को ही अपनी बचत लगानी पड़ती है और इसी प्रकार छोटे स्टार्टअप की ग्राहकों तक पहुंच बहुत सीमित है। इसलिए केवल कुछ क्षेत्रों पर बाजार बना पाते हैं जो स्थानीय लोगों की स्थानीय भाषा के लिए सीमित रह जाते हैं। भाई इसमें क्षेत्रीय प्रभाव भी होता है, क्षेत्र के कहाँ कैसे, क्योंकि वहाँ की बोली भाषा, वहाँ के व्यवहार, वो सब काफ़ी जहाँ हम काम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। स्टार्टअप उपक्रमों के लिए योग्य व कुशल कर्मचारी प्राप्त करना और उनके लिए, जैसे कोई भी व्यापार डालेंगे तो उसके लिए योग्य उसके काम करने वाले कारीगर की भी ज़रूरत होगी कि वो सही से कर पाते कि नहीं। जो आपका व्यापार है उसको मतलब उसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं, मतलब कार्यकुशल होना चाहिए, है ना, कार्यकुशल कारीगर होने चाहिए। इट्स राइट, है ना। गुड। चुनौती है, हाँ, कार्यकुशल लोगों के लिए कार्यकुशल होना भी एक चुनौती है। हर जगह कारीगर नहीं मिलते हर कोई काम के लिए। जैसे मोजे का काम है, जुराब बनती हैं, तो उसके लिए क्या है, दिल्ली एक क्षेत्र है, दिल्ली में क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध है, उसके मैकेनिक उपलब्ध है। अब वही कार हम अगर उत्तर प्रदेश के अन्य छोटे स्थानों पर डालते हैं तो उसके लिए हमें पर्याप्त कच्चा माल, और अगर मशीन जब चलेगी तो ख़राब भी होगी तो उसको संभालने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इतना दूर से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ये भी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। चुनौती है क्योंकि अन्य प्रतिस्पर्धा बड़े उपक्रम अधिक वेतन और सुविधाओं को देकर के योग्य और कुशल कर्मचारी को अपनी आकर्षित कर लेते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो जो योग्य और कुशल कारीगर होते हैं उनको अपने पास ले लेते हैं बड़ी बड़ी सैलरी दे करके, क्योंकि उनके पास पहले से इतना फंड होता है, उनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उनके पास बहुत सारी सुविधाएँ देने को होती हैं, उनके पास आवास होता है, और नया जो उद्योग स्थापित करते हैं छोटे छोटे, उनके पास ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाती हैं और उनके पास बहुत बड़ा फंड नहीं हो पाता, इसलिए वो काम को स्थापित नहीं कर पाते हैं। ये समस्याएं आ रही, यही हमको समझना है कि मतलब जो हम स्टार्टअप खोलते हैं उनमें समस्याएं क्या आ रही हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको सबसे कर्मचारी आकर्षित करने की ओर, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप उपक्रम स्थापित होने से उनके बीच में तेज स्पर्धा। हाँ, अब ये चीज़ है, जैसे मान लो जो क्षेत्र जिस कार्य के लिए वो हब बन जाता है एक तरह से, वहाँ जब कई कंपनियां एक ही चीज़ की हो जाती हैं तो वहाँ एक कंपटीशन क्रिएट होता है कि उनसे और बेहतर, उनसे और अच्छा और उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन, मतलब हर क्षेत्र में एकदम से वो हो जाता है। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। और जो लोग इसमें कमज़ोर होते हैं, जिनके पास फंड व्यवस्था नहीं होती, टेक्नीशियन नहीं होते, उनको वहाँ बहुत ही कठिनाई फेस करनी पड़ती है। इस कारण स्टार्टअप के लिए खुद को प्रतिस्पर्धा बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो अब भी विश्वसनीय तरीके से इंटरनेट पहुंच से वंचित है। अभी भी अपने देश में, अपना भारत देश है ना, गाँव का देश कहा जाता है, क्योंकि कितना भी बड़े शहर में कोई भी रहता हो, कहीं न कभी
उसके मामा दादा दादी पुराने जो बुजुर्ग लोग किसी न किसी गांव से ही आकर के वहाँ शहर में रहे हुए हैं, क्योंकि शहर बाद में बने हैं, गांव पहले से है। ठीक है ना, गांव से लोग आकर के शहरों में बसे हैं और शहरों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। नवीनतम बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप बिना मान्यता प्राप्त हैं, सरकारी वित्त पोषण और अन्य सुविधाओं, बहुत से लोग हैं जो अपने स्तर से करते हैं, उनको कोई सरकारी वित्त पोषित नहीं है ना, उनका कोई रजिस्ट्रेशन लेखा जोखा भी नहीं है, क्या कर रहे हैं, लाभ हो रहा है, घाटा हो रहा है, कितना मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी उद्योग हैं छोटे मोटे, है ना, अपने ग्रामीण स्तर पर जो चलाते हैं। जबकि स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि गांव स्तर पर भी काफ़ी ऐसे राइस मिल है, धान कूटने की मशीन लोग जनरली अपने इंजन से चला लेते हैं, रुई की मशीन चला लेते हैं, है ना, जिससे जो सर्दी वाले कपड़े तैयार किए जाते हैं ओढ़ने के बिछाने के लिए, है ना। और कई ऐसे छोटे छोटे स्तर पर कार्य किए जाते हैं। इन चुनौतियों के चलते बड़ी संख्या में स्टार्टअप उपक्रम बंद भी हुए हैं। टैक्सन के आंकड़ों के अनुसार, एक आंकड़ा देता है संगठन ने, 2022 से लेकर 2022 में 2404 ऐसी इकाइयाँ बंद हो गई हैं, जबकि 2021 में बंद होने वाली इकाइयों की संख्या 1012 थी। इस प्रकार से ये कुछ कोरोना के समय में भी काफ़ी ऐसा इफेक्ट पड़ा है, ये इकाइयों पर को भी प्रभावित किया है। ठीक है, इस प्रकार की बंद होने वाली इकाइयों की संख्या दोगुनी हो गई है ना, दोगुना हो गई है। अधिक संख्या में 2018 में इनकी 3484 इकाइयाँ बंद हुई। पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक थी इकाइयों के बंद होने की सबसे बड़ा कारण है पूंजी की कमी। देखो, कोरोना के समय में का भी इफेक्ट है और पूंजी का अभाव। ठीक है, नवीनतम तकनीकों के साथ में इन इकाइयों का समायोजन न होना भी बड़ा कारण माना जाता है। एटडेक भारतीय स्टार्टअप ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र में 25 वित्त पोषित स्टार्टअप बंद हो गए हैं। टैक्सन के अनुसार भारत में एडटेक कंपनियों को मिलने वाली पूंजी 2022 में घटकर $2.4 अरब हो गई है, जो पिछले वर्ष $4.1 अरब थी। इन कंपनियों को बंद होने से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। देखो, उस समय बहुत उद्योग धंधे भी, सारे लोग शहरों से गांव की ओर चले आए थे, है ना। गांव में एक तरह से गांव के लोग भी बाहरी व्यक्ति को घुसने नहीं देते थे अपने गांव में, कहते थे कहीं ये कुछ बेचने आया है, कोरोना ना बेच दे, ऐसा एक विचार था, लोगों को डर था, है ना, और ये होना लाजमी भी है। ठीक है, पूंजी की कमी ने न केवल एडटेक और ई-कॉमर्स फर्मों को प्रभावित किया, बल्कि हेल्थटेक, मीडिया और फिटनेस को भी प्रभावित किया। हेल्थटेक मीडिया क्षेत्रों में लगभग 2022 में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस कारण हेल्थटेक क्षेत्र में 26 और मीडिया क्षेत्र में 24 कंपनियां बंद हो गई। फिटटेक में इन्होंने 26 स्टार्टअप 2023 तक नहीं पहुंच पाए थे। इनको बंद होने के परिणाम बड़े पैमाने पर छटनी भी की गई। देखो, इसमें क्या हुआ, उस समय बहुत सारे लोगों को भर्ती किया गया और फिर ये जब बंद हो गई या बंद होने की स्थिति पे आ गई, उनको लगता था क्योंकि उत्पादन कम होने लगा, सेलिंग कम होने लगी है, तो उनको कम जो लोग वर्कर थे उनकी छटनी की गई, तो लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये भी चीज़ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में लगभग 19,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 2022 में समझो, प्रभावित होने वालों में एक बड़ा हिस्सा एडटेक स्टार्टअप का था, एडटेक। और पिछले कई वर्षों में बड़ी कंपनियां उनको खरीदकर अपनी इकाइयों में समाहित कर ली। कुछ बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को अपने आप में कहा, चलो तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, चलो हमारे यहाँ चलो, उसमें शामिल हो जाओ। ठीक है, तुम्हारे कर्मचारी हमारे यहाँ, ये मशीनरी भी ले चलो उसी में। उन्होंने अपने आप में, या फिर उसी यूनिट को और बड़ा कर लिया, उन्होंने अपने आप में समाहित कर लिया। ठीक है, ये भी हुआ है अपने। और ये ऐसी बड़ी कंपनियां जो स्टार्टअप को अपने आप में खतरा मानती हैं और उनको समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती हैं, क्योंकि उनका छोटी कंपनी उनका वो करती हैं, तो वो सोचते हैं चलो इनको समाप्त करके फिर बड़ा काम किया जाए, अपने हिसाब से मार्केट को डील किया जाएगा। उनको समाप्त करने के लिए बड़ी कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका उनको खरीद कर बंद करना है और अपने में मिला लेना है, ताकि वे उनकी प्रतिस्पर्धा को, जो कंपटीशन होता है उसको जो है ख़त्म कर सकें। ऐसी
यह एक स्थिति खतरनाक है, क्योंकि सरकार जिस भावना में स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहती है वह भावना ही समाप्त हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि स्टार्टअप के संबंध में एक व्यवहारिक नीति बनाई जाए। व्यवहारिक नीति बनाई जाने की वित्तपोषित एवं सुविधाओं के लिए सरल, सहज एवं पारदर्शी व्यवस्था हो। देखो, इसमें लेखक कह रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए जिससे कि और भी स्टार्टअप बढ़ सकें। इनके उत्पादों और सेवाओं का विपणन की प्रभावी व्यवस्था हो, ताकि प्रतिस्पर्धा के दौर में अपना स्थान ये बनाए रख सकें और अपने आप को स्टेबल कर सकें और वो अपना काम जारी रख सकें। और इनको संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कई ऐसे पॉइंट हैं जो हम बता सकते हैं, है ना, जिनमें सुधार किया जाए तो ये संभव हो जाएगा। युवाओं को इनसे जोड़ने और इन शैक्षणिक संस्थानों और इनके व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण को सुनिश्चित व्यवस्था, ताकि युवाओं को उद्यमशीलता के गुण विकसित हों और वे नौकरियों के पीछे न भागकर अधिक से अधिक स्टार्टअप स्थापित करें और खुद मालिक बन करके कंपनी चलाएं। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एडिटोरियल समझ के लिए बहुत अच्छा है और आज देश की ज़रूरत भी है इस चीज़ को, क्योंकि देश में बहुत बेरोजगारी है और इन चीज़ों का हमें समझ लेना चाहिए। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है साथियों, थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके लिए कुछ अगर देना होता हो तो बता दीजिए है ना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइक शेयर कर लीजिए, हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत।